बच्चे लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सारे सेफ एंड साउंड होंगे। बहुत ध्यान से बाहर निकलो, हो सके तो ना निकलो अगर पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है तो प्रिकॉशन लेते रहो। ठीक, अभी हमें ये पेंडेमिक वॉर ओवर नहीं हुआ है और हमें इसे जीतना है। आज मैं जो लाया हूँ क्लास 8 की फिजिक्स चैप्टर 2 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में जैसे नाम बता रहा है फिजिकल क्वांटिटीज, आप आगे चल के 9th क्लास में पढ़ेंगे। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, बट जो 8th क्लास में स्पेसिफिकली एक जो पढ़ाया जा रहा है वो है बेसिकली आपका डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी से रिलेटेड आगे चल के हम क्या जानते हैं कि भाई पानी में कोई चीज को डालते हैं तो इट अपीयर और इट एक्सपीरियंस अ लिटिल वेटलेस। ठीक है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, तो वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आएगा और लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी आएगा। तो ये चैप्टर इसी के इर्द गिर्द रखा हुआ है। आईसीएसई ने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। समझ नहीं आया क्या है मोटिव इसका, बट बेसिकली आपको जो समझना है वो समझना है। सिर्फ नाम इसका फिजिकल क्वांटिटी जरूर है, बट हम यहां पे जिस क्वांटिटी की बात करेंगे वो है डेंसिटी। इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। व्हाई इट इज नॉट फंडामेंटल, पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। क्लास 6 में आपने बेसिकली फिजिक्स में जब आप आए थे तब आपने पढ़ा भी होगा। जो क्वांटिटी बिल्कुल बेसिक पे होती है, जैसे लेंथ आप नापते हैं मीटर में, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, आपकी और चीजों पर डिपेंड नहीं करता, तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। सही है, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हम चार्ज को बोल सकते हैं, दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन, इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल, बट डेंसिटी फंडामेंटल क्यों नहीं है वो बता देता हूं। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। तो ये खुद से फंडामेंटल नहीं हो सकता। गॉट इट? सो डेंसिटी क्या है? इट्स नॉट अ फंडामेंटल, इट इज अ ड्राइव क्वांटिटी। पहली चीज तो फिजिकल क्वांटिटी यहां पे जो बात करेंगे दैट इज डेंसिटी। नाउ द सेकंड मोस्ट चीज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? फॉर एग्जाम्पल आपको अपने भैया की शादी में जाना है। लड़कियों ने सूट सिलाने के लिए दिया, लड़कों ने भी अपना सूट। लड़कियों ने मान लो अपना मस्त वाला जो आजकल जो फैशन में चल रहे हैं वो, बॉयज ने टक्सीडो वाले जो सूट्स होते हैं वो सिलवाने को दिए, बट वो मेजरमेंट के बिना टेलर सिल रहा है। मतलब उसने आपको कोई मेजरमेंट नहीं है, बस अपने अंदाज से देख के सिल रहा है। अब सोचो बॉयज की जो स्लीव्स होती है वो थोड़ी लंबी निकल गई या छोटी निकल गई या बटन बंद ही नहीं हो रहा। ठीक, लड़कियों के जो सूट्स हैं वो उनको फिट ही नहीं आ रहे। सो उस बेसिस पे कितना अटपटा सा लगेगा। अगर आप पहन के जा रहे हो ढीला ढाला सा तो वो कहेंगे नहीं क्या अजीब सा आउटलुक पहन के आए हो तुम शादी में। समझ में आ रही है बात? अब मेजरमेंट खाने में नमक का, अगर नमक नहीं डाला बहुत ज्यादा नमकीन बना दिया, समझ में आ रहा है? सो मेजरमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। इवन हमारी मम्मियां जो अप्रोक्सीमेशन मेजरमेंट लेके रोटियां के लिए आटा ले लेती हैं। सो मेजरमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लास 7th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, सो डेंसिटी क्या होती है उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि मास क्या होता है। मास होता है मैटर कंटेन इन द बॉडी। जो भी बॉडी में मैटर है, अब मैटर क्या होता है? वो चीज जो हम सिर्फ छू के फील कर सकते हैं, जो दिखता है हमें। ठीक, हर एक चीज जो एटम से मिलके बनी है वो मास कहलाता है। मास कैन नेवर बी चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको समझनी है, मास कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि उनमें प्रेजेंट होने वाले एटम्स, चाहे आप यहां पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वो वही रहने वाले, वो नहीं चेंज होने वाले। सो मास नेवर चेंजेस। वॉल्यूम, जगह वो जितनी घेरता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं तो मैं कितने बोर्ड की जगह घेर रहा हूं, दैट इज वॉल्यूम। अब इसी चीज को जब हम पेपर पे बनाते थे, ड्राइंग बनाते थे, दैट इज एरिया। तो 2D फिगर में जो चीज एरिया थी, अगर उसे मैं एक्सपेंड कर दूं, उसको एक विड्थ दे दूं, उसको चौड़ाई दे दूं, तो दैट बिकम्स वॉल्यूम। सो अगर मॉलिक्यूल्स दूर 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 हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा फिजिक्स में, दूर 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 हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है
और मास तो उतने हैं, मैटर तो उतने ही है, मॉलिक्यूल्स तो उतने ही है। अगर मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया। तो हम क्या बोलते थे, मॉलिक्यूल जब पास आ जाते थे हम बोलते थे द बॉडी बिकम डेंसर, और जब मॉलिक्यूल्स दूर हट जाते हैं, एटम्स दूर हट जाते हैं, देन वी से बॉडी बिकम रेयर, जिसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो डेंसिटी का जो डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ है और इनवर्स रिलेशन वॉल्यूम के साथ है। मतलब एक बॉडी में अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहा हूं, वॉल्यूम उतना ही है। मतलब 1 लीटर की बाल्टी है, उसमें मैंने आपका कुछ पानी भर दिया, उसी पानी में अगर मैं नमक डाल दूं, उसी पानी में नमक डाल दूं, तो कभी भी वॉल्यूम नहीं बढ़ती। क्या बढ़ता है, मास बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है वो समझाता हूं। वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, थोड़ा वेकेंट स्पेस होता है। वेकेंट स्पेस में कई बार एयर डिसॉल्व होती है और उसके बावजूद भी कई स्पेस रह जाता है। तो इस स्पेस में आपका जो सॉल्ट मॉलिक्यूल है वो आके एडजस्ट कर लेता है। तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं बढ़ता, बल्कि वो इसी स्पेस में अपने आप को एकोमोडेट करा लेता है। सो बेसिकली देखा जाए तो नमक डाला तो मास तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब नमक के मॉलिक्यूल्स भी गए तो मास तो बढ़ रहा है, बट ओवरऑल वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, वॉल्यूम वही है जो पहले थी। समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम अगर वही है और मास बढ़ रहा है तो उस चीज की डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए सॉल्टेड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली नॉर्मल वाटर के, ठीक है। इसका यूज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं वॉल्यूम पे लेके। ये बहुत इजी है, ये तो तुम लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि भाई कोई चीज अगर फैल रही है, जैसे रुई की बात करें तो रुई क्या होती है, उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है तो वो डेंसर होती है। 1 किलो रुई इतनी फैली हुई होती है तो वो डेंसर होती है? नहीं, उसे रुई को फेंक के मानो तो वो कुछ नहीं होने वाला। बट 1 किलो का जो बाट होता है, यानी वेट जो होता है, वो इतना चौड़ा होता है, छोटा सा होता है, ज्यादा लंबा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं होता, रुई फैली है तो वो डेंसर है। उसका मास 1 kg है, उस रुई का मास भी 1 kg है, तो बट इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी रुई की, क्योंकि वो डेंसर नहीं था, और इसकी कम है क्या, वॉल्यूम, तो ये ज्यादा डेंसर है। वेट तो, मास तो उसका 1 kg ही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, सो ये बेसिकली डेंसिटी के बेसिस पे है। अब सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि भाई डेंसिटी पता करनी है हमें कोई भी मटेरियल की। तो देखो, अगर वो मटेरियल, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। अगर वो मटेरियल कोई भी स्टैंडर्ड फिगर में है, अगर वो फॉर एग्जांपल सबके स्टैंडर्ड फिगर के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्यूब का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अगर वो क्यूबॉइड हुआ तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर वो सिलेंडर हुआ तो पाई आर स्क्वायर एच। अगर वो कोन हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर वो स्फीयर हुआ तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये हमें याद होने चाहिए अगर स्टैंडर्ड। अब इमेजिन करो वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, कोई पत्थर रैंडमली हम रोड से उठा के लिए आए, तो उस केस में उसका मास तो नाप सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस पे टांग के नाप लिया, वेट मशीन पे रख के नाप लिया, तो मास तो हम इजीली नाप सकते हैं। वॉल्यूम नापने के लिए हमें केन को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा, इस जो ये कैन होता है, इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम यूरेका कैन बोलते हैं। और अगर बच्चों ने अभी तक पढ़ी नहीं है वो स्टोरी, तो प्लीज प्लीज आई इंसिस्ट जाके पढ़िए, यू विल रियली एंजॉय दैट स्टोरी। ठीक है, खूब हंसने में मजा आएगा कि भाई ऐसा भी होता था। ठीक है, इतने लोग भी पागल होते हैं पढ़ाई के लिए। ठीक, यू गो एंड वॉच दैट। तो क्या बोल रहा है वो अभी हम देखते हैं। इसे यूरेका कैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरेका का मतलब होता है आई फाउंड इट। आर्किमिडीज ने ये एक चीज हुई थी उनके साथ, इंसिडेंट होता, तब उन्होंने यूरेका बोला था। गो एंड रीड दैट स्टोरी, आर्किमिडीज स्टोरी, यूरेका डालना, मिल जाएगी आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा वो स्टोरी डाल दूं, उसकी पूरी नरेशन आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे क्या हुआ है, ये ओवरफ्लो कैन भी कहते हैं इसे। पानी पूरा लबालब भरा हुआ है कि कुछ भी डालोगे पानी निकलेगा, कुछ भी डालोगे पानी निकलेगा। सॉल्ट और डिजोल्व वाली चीजें नहीं, एक सॉलिड चीज। तो इमेजिन दैट यहां पे हमने मेजरिंग सिलेंडर लगा दिया।
यहां पे आपने क्या लगा रखा है, मेजरिंग सिलेंडर लगा रखा है। अब आपने यहां पे कोई भी पत्थर डाला, ठीक है, मान लो आपने ये पत्थर डाल दिया, ये स्टोन आपने डाल दिया, तो भाई हम जैसा जानते हैं कि भाई आपने स्टोन डाला होगा, पानी यहां से निकला होगा और कुछ पानी यहां पे कलेक्ट हो गया, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर बेटा, तो मेजरिंग सिलेंडर तो यहां पे मेजरिंग होगी कुछ, ठीक है, यहां कुछ मेजरिंग होगी, ठीक, यहां पे कुछ मेजरिंग होगी, तो इसकी कुछ मेजरिंग निकल के आएगी, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कितनी मेजरिंग निकल आएगी, इसका एक प्रिंसिपल होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। आप जितनी जगह घेरते हो, तो भाई अगर आप स्टूल पे बैठोगे तो आप उतनी जगह घेरोगे नहीं घेरोगे भाई। फॉर एग्जाम्पल आप इतनी जगह घेरते हो, तो आप कहीं भी बैठोगे तो इतनी जगह आपको मिलेगी, आपको इतनी जगह में बैठना पड़ेगा अगर आप कंफर्टेबली बैठना मांगते हो। ये मत कहना सर मैं तो ऐसे अड़ के बैठूंगा, वो वाला एग्जाम्पल नहीं ले रहा। अगर आप एक कंफर्टेबली बैठना मांगते हो और आप इतनी जगह लेते हो, तो आप इतनी जगह में ही बैठोगे। एक हेल्दी इंसान इतनी जगह लेता है तो वो इतनी जगह में बैठेगा, एक पतला इंसान इतनी जगह लेता है तो वो इतनी जगह में बैठेगा, वो उससे ना कम ना ज्यादा ले सकता। तो ऐसे ही जब ये स्टोन को डाला तो भाई जितनी से जगह लेनी ये लेगा, तो ओवरफ्लो के अंदर तो पानी कहां गया होगा, निकल के यहां आ गया होगा। मजेदार बात सुन लो क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब ये मैंने क्या लिख दी, ये मैंने बोला है कि भाई जितना बड़ा वॉल्यूम का स्टोन आपने डाला उतना ही पानी का वॉल्यूम बाहर निकला होगा। ये होता है, आप करके देख लेना, ये स्टैंडर्ड है। कैसे करके देखा, स्फीयर का वॉल्यूम मान लो डाल दिया, एक सिलेंडर डाल दिया, तो सबकी वॉल्यूम का मैंने आपको फॉर्मूले बताया थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उनके बेसिस पे वॉल्यूम निकाल सकते हो। और हमने देखा भाई उतना ही पानी डिस्प्लेस हो रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। सो हमने कहा भाई वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इमर्ज, जितनी पानी के अंदर बॉडी जाती है उतना ही पानी निकल जाता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये याद रखना। तो अभी मान लेते हैं अगर ये पानी आया 22 सेंटीमीटर क्यूब, फॉर एग्जाम्पल मेजर करा हुआ है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर, तो इस स्टोन का वॉल्यूम कितना होगा 22 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया या नहीं आया, वॉल्यूम मिल गया एक बार को। फिर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने आपको पहले बता रखा है, मास आप किसी से भी निकाल सकते हो, स्प्रिंग बैलेंस हो गया, आपका बीम बैलेंस हो गया, आप वेस्ट मशीन पे रखिए, किसी भी तरीके से मास निकाल लिया, वॉल्यूम आपने ऐसे निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल फाइंड द डेंसिटी। तो होपफुली चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे निकाली डेंसिटी। गुड। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इस तरीके से आप निकालते हैं। इसका नाम ओवरफ्लो कैन भी बोल सकते हो, यूरेका कैन भी बोल सकते हो, डिस्प्लेस वाटर कैन भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। आपको जो प्रिंसिपल लिखना है वो ये लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इमर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस। ये मैंने इस प्रिंसिपल से बनाया है कि भाई कोई भी चीज कहीं भी जाती है वो अपनी जगह लेती है, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी जगह लेगी तो जो चीज वहां पे थी तो उसको डिस्प्लेस भी तो करती है। फॉर एग्जाम्पल एक सोफे पे कोई नहीं बैठा, तो वहां हवा नहीं है क्या, हवा है वहां पे, आप बैठते हो, हवा कहां जाती है, वो रूम में अकोमोडेट हो जाती है, बिकॉज हम जहां तक जानते हैं एयर इज अ वेरी कंप्रेसिबल, बहुत कंप्रेसिबल है, तो वो एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, इमेजिन करो अगर आप लोगों ने कोई सीन देखा है, एक गाड़ी में इधर से एक बंदा घुसता है तो उधर से बंदा निकल जाता है, फिर वो उधर से घुसता है तो इधर से निकल जाता है। तो वही वाला सीन होता है कि जब ये चीज घुसा, यानी स्टोन कोई भी चीज घुसी ओवरफ्लो कैन में, तो इधर से उतनी ही वॉल्यूम का बंदा निकल गया, उतना ही पानी बाहर निकल गया। समझ में आई बात नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इमर्स इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस। सबसे पहली चीज ये आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, आफ्टर दैट मैं जो अब लेके आने वाला हूं वो बड़ी मजेदार चीज है कि आप इसका आराम से डेंसिटी निकाल सकते हो। गुड, ठीक है। अब यहां पे क्या है, कोई डेंसर चीज है तो वो डूब जाएगी, कोई लाइटर चीज है वो ऊपर रह जाती है। तो डूबती क्यों है और वो ऊपर क्यों रहती है, उसका रीजन हम जानते हैं। दैट थिंग इज नोन एज अपथ्रस्ट। ओके, इस वर्ड को तोड़ दो, थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है द परपेंडिकुलर फोर्स। गो एंड चेक इट आउट ऑन द गूगल। थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स, और अप का मतलब नाम ही बता रहा है, अप, ऊपर की तरफ। तो होता क्या है, जनरली कोई भी चीज, अब ये ओवरफ्लो कैन नहीं है, ये नॉर्मली लिक्विड है। अब मैं लिक्विड क्यों बोल रहा हूं, पानी नहीं बोल रहा, ठीक है, लिक्विड। तो आप इसमें कोई भी चीज जब डालते हो तो भाई कितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना वॉल्यूम का ये है, ये मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया, जितने वॉल्यूम का ये है उतने ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। ठीक है, ये मन में सोच के रखो। गॉट इट और नॉट? वेरी गुड। सो
अभी यहां पे क्या हुआ, यहां पे कुछ हमने कोई भी चीज डाली और उतना पानी डिस्प्लेस हुआ। तो लेट अस कंसीडर वॉल्यूम ऑफ बॉडी V। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस V कितना हो जाएगा, V सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये भी V सेंटीमीटर का था तो V सेंटीमीटर पूरी चले गए अंदर पानी के, तो उतना ही पानी डिस्प्लेस भी हुआ होगा। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब क्या होगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट, किसका वेट, वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हो, बॉडी का वेट नहीं भाई, लिक्विड के डिस्प्लेस का वेट। यानी अपथ्रस्ट, मैंने आपको बताया अपथ्रस्ट इज अ फोर्स जो नीचे से ऊपर लग रही होगी। पहली चीज कौन लगा रहा होगा, लिक्विड जिसमें आपने डाला है, तो वो अपथ्रस्ट लगाती है। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, तो 90 डिग्री रखती होगी, ये कंफर्म्ड बात, ये समझ में आया। और अब का मतलब ऊपर की तरफ। तो अपथ्रस्ट तो क्लियर हो गया। वर्ड ये है क्या, अपथ्रस्ट इज व्हाट, अपथ्रस्ट इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। आर्किमिडीज ने भी ये बात बोली थी, अभी मैं उस प्रिंसिपल पे आऊंगा। उससे पहले हमको इस चीज को समझना है कि अपथ्रस्ट एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले समझो कि भाई जो बॉडी आप पानी में डालते हो उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो आपने डाली पानी डिस्प्लेस हो गया, तो उसको एक फोर्स लगती है अप डायरेक्शन में। व्हाई, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अपथ्रस्ट। वी आल्सो कॉल इट एज बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स साइंटिस्ट का नाम जिसने हमें डिस्कवर करा, तो बॉयंट फोर्स। अपथ्रस्ट नाम क्योंकि मैंने इसे पिक क्यों किया, क्योंकि ये नाम बता दे रहा है ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो एक्चुअल में क्योंकि ये फोर्स है, तो फोर्स शुड बी नॉट द वॉल्यूम। हमने बोला भाई जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, तो दैट पानी या दैट लिक्विड इज अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नहीं लगाती, फोर्स है जो नीचे से ऊपर लग रही है, ताकत है। क्योंकि वेट इज अ फोर्स, तो उसे एक तरीके से रिवर्ट बैक करने वाला भी क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। तो फोर्स कौन है, वेट ऑफ लिक्विड। तो वेट इज अ फोर्स। वेट क्या है, फोर्स है। वेट का फॉर्मूला होता है, अगर मैं वेट का फॉर्मूले की बात करूं तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो यहां हम लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी। ठीक है, अब मास ऑफ द लिक्विड हम निकाल नहीं सकते भाई, हमें क्या पता कितना मास निकला, बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड मुझे पता होता है। वेरी गुड। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था अभी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वो डाल दो। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू ग्रेविटी। ठीक है, आगे चल के चैप्टर में जानोगे, इन्हीं तीन टॉपिक पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि वो जो चीज है डेंसर है या नहीं है। वॉल्यूम, अब देखो बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, ये है मजेदार चीज। क्या, तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो हमने अपथ्रस्ट को बोला, अपथ्रस्ट क्या है भैया, अपथ्रस्ट है वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस। पहली चीज समझ में आई, अपथ्रस्ट इज अ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अपथ्रस्ट इज क्या है, वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट हमने निकाला मास इंटू ग्रेविटी। जब मास ऑफ द लिक्विड हम निकाल नहीं सकते, तो मैंने डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम के में कंपेयर कर लिया। अब एक मजेदार बात सुनो, अगर बॉडी पानी के अंदर पूरी समर्ज्ड है, बॉडी पानी के अंदर पूरी समर्ज्ड है, पूरी डूबी हुई है, तो जितनी उसकी वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम लिक्विड की भी होगी। तो ये टॉपिक तो एक तरीके से हट गया। आई ग्रेविटी, हम मानते हैं भाई ग्रेविटी अलग होती है, क्योंकि अर्थ हम कैसे मानते हैं, ब्लच, थोड़ी ऐसी चपटी। तो भाई अर्थ की सेंटर से इक्वेटर दूर पड़ती है, ग्रेविटी पोल्स पास पड़ता है, तो पोल्स पे ग्रेविटी हम थोड़ी ज्यादा मानते हैं और इक्वेटर पे थोड़ी कम मानते हैं। अभी मानो गोल है, ग्रेविटी सेम है, तो पॉइंट क्या बना, डेंसिटी। और क्या हम आपको 6th 5th 7th में ये बात बताते नहीं, भाई डेंसर है तो डूब जाएगी, लाइटर है तो उठ जाएगी। अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है, सॉलिड की डेंसिटी जो बॉडी में डाली है उसकी डेंसिटी कम है, तो डूब जाती है वो चीज, कोई भारी चीज हो तो। और अगर डेंसिटी हल्की है तो वो नहीं डूबती। इसके बाद वो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस पे भी डिपेंड करता है, वो मैं भी आऊंगा उस टॉपिक पे। अभी फिलहाल आपको ये पॉइंट समझ में आया जो छोटी क्लास में समझाते थे, गुड। तो अभी डेंसिटी, वॉल्यूम और ग्रेविटी। अब इमेजिन करो कोई बॉडी है,
आपने उसे डाला, अब अपथ्रस्ट अलग अलग लग सकता है। क्यों? पोल्स पे ले जाओ या इक्वेटर पे ले जाओ तो अपथ्रस्ट अलग अलग हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी चेंज है। अगले टॉपिक पे आते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सॉल्टी वाटर डेंसर होता है कंपेरेटिवली फ्रेश वाटर के। तो अगर एक शिप को लेके मैं पहले समुद्र के पानी में हूं तो वो शायद वो ज्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा, तो वहां डूबना मेरे लिए मुश्किल है, मतलब वो पानी ज्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा, मैं नहीं नीचे सिंक कर सकता शिप। बट वही फ्रेश वाटर में थोड़ा नीचे चला जाएगा क्योंकि वो इतना अपथ्रस्ट नहीं लगा सकता। इसलिए स्विमर को इजी होता है आपका सी वाटर में स्विम करने के लिए क्योंकि वहां अपथ्रस्ट लगता है, तो आप कम चांसेस आपके डूबने के। बट फ्रेश वाटर में ज्यादा अपथ्रस्ट नहीं लगता तो वहां ज्यादा चांसेस है। एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब ये जो पॉइंट है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, इसमें 3 कैटेगरी है जिसके बेसिस पर लॉ ऑफ फ्लोटेशन बनता है। तो अभी हम इस टॉपिक पे अभी आएंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या बोलना मांग रहा है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि बॉडी पूरी की तरीके से पानी में समर्ज्ड है। इतनी बात समझ में? गुड। तो अब इसके बेसिस में आपको मैं फोर्स बताता हूं क्योंकि हमें यह भी जानना है कि क्या है। तो अगर मैं कहूं कि कोई भी बॉडी ऐसे पानी के अंदर पड़ी हुई है तो इस पे 2 फोर्स लगती है, वन जो ऊपर ले जा रही होगी और इसका खुद का वेट। ठीक है, तो W इज अ वेट इन एयर, एयर मतलब हवा में जब वेट निकाला होगा, और अपथ्रस्ट U इज अपथ्रस्ट, जो कौन लगा रहा है? अपथ्रस्ट क्या है? द वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस, क्योंकि पानी में डाला तो भाई लिक्विड तो डिस्प्लेस करेगा। आफ्टर दैट WA, ये क्या होता है? एपरेंट वेट। ये क्या होता है? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या होता है भैया? एपरेंट वेट होता है जो वेट हमें महसूस हो रहा है, यानी नेट वेट भी बोल सकते हो इसे आप, नेट वेट। तो WA क्या होगा? W माइनस अपथ्रस्ट। क्या ये ऐसा ही होता है हमेशा? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। अभी हम मान के चलते हैं बॉडी पानी के अंदर है, पानी के अंदर है तो नीचे डूब रही है, तो भाई नीचे डूब रही है तो कौन डोमिनेटिंग हो? वेट या अपथ्रस्ट? अगर बॉडी ऊपर जा रही हो तो हम बोलते हैं अपथ्रस्ट डोमिनेटिंग है, बट अभी हम बोल रहे हैं ड्राउनिंग हो रही है, डूब रही है, सिंक कर रही है, तो वेट अप डोमिनेटिंग होंगे, तो वेट से अपथ्रस्ट को माइनस कर लो, दैट इज अ नेट वेट। तो इसलिए जब भी कोई चीज को पानी के अंदर हम वेट लेते हैं तो थोड़ी हल्की महसूस होती है। क्यों हल्का महसूस होता है? बिकॉज उस पे जो उसका जो रीजन है वो है अपथ्रस्ट। ठीक है, जो वेट में लॉस आया वो कौन है? अपथ्रस्ट। ठीक है, तो अपथ्रस्ट ने क्या करा? उसके एयर के वेट में से कुछ वेट को कम कर दिया, यानी एक फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। इसकी वजह से नेट वेट थोड़ा सा कम हो गया। और यही सेम प्रिंसिपल किसने बोला था? हमारे आर्किमिडीज सर ने। आर्किमिडीज सर ने बोला कि जो भी एपरेंट वेट है या लॉस वेट है वो किसकी बदौलत है? क्योंकि भाई ये देखो, ये लॉस इन वेट ही तो है। ये लॉस इन वेट किसकी बदौलत आया? वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस। अपथ्रस्ट नहीं होता तो लॉस इन वेट नहीं होता। अभी ये लॉस इन वेट नहीं है, ये क्या है? ये नेट वेट है। लॉस इन वेट क्या होगा? ओरिजिनल वेट में से एपरेंट वेट को माइनस कर लो, दैट। और अगर मैं कहूं अपथ्रस्ट को मैं इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो यही तो बात है। आर्किमिडीज सर ने जो बोला वो यही है कि जो लॉस इन वेट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस। यही आर्किमिडीज सर ने बोला भी है। ठीक है, सो इससे पॉज करिए, मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखता हूं जस्ट अभी, उससे पहले इसे पॉज करिए एंड देन वी डिस्कस इट। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला? When a body is immersed in a fluid, partially or wholly, अभी हम partially को 2 मिनट के लिए हटा लेते हैं, wholly मान के चलते हैं, मतलब बॉडी पूरी पानी के अंदर है। It experiences a loss of weight, मैंने अभी आपको दिखाया, and this loss of weight because of upthrust. This loss of weight is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed part of the body. पहले नोट कर लो, okay fine, नोट कर लिया होगा पॉज करके। The weight of fluid बाय द इमर्स, इमर्स मतलब मान के चलो पूरा डूबा हुआ, इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस की बात पता है किसकी वजह से कर रहा है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस मतलब सबसे पहले समझो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, अभी से यहां रखो। इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं बता रहा भाई। जितनी बॉडी पानी के अंदर होगी, अभी मान के चलो पूरी बॉडी पानी के अंदर है, तो उतना ही तो पानी या लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो ये जो इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी है ये बता रहा है एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, फ्लूइड मतलब लिक्विड ही, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, मतलब जो पानी डिस्प्लेस हुआ या वो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसका वेट के बराबर होता है क्या? जो आपने लॉस ऑफ वेट है। लॉस ऑफ वेट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया लॉस ऑफ वेट क्या होता है? वेट
एयर में से अपथ्रस्ट का वेट को माइनस कर लो या अपरेंट वेट को माइनस कर लीजिए, दैट इज लॉस ऑफ वेट, एंड दिस लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट। गॉट इट और नॉट? और ये चीज मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं कि पानी में कोई लिक्विड में कुछ भी चीज डालो तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि आपने जो बॉडी को डाला उतना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, सबसे पहली चीज समझ में आया। दूसरी चीज, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट उस पे लगेगा एज एन अपथ्रस्ट, उस पे लगेगा। अब वो अपथ्रस्ट क्या करेगा, वो उसके ओरिजिनल वेट में से माइनस होगा, ठीक है। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहली चीज समझे, अब इसके बेसिस पे मैं 3 प्रिंसिपल लेके आता हूं। 3 प्रिंसिपल क्या, 3 डायग्राम हम लेके आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं जरा उसको भी हम ध्यान देंगे तो इजीली हमें समझ भी आ जाएगा, देन हम उसके बेसिस पे 2-3 न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। असल में मैं एक चीज लेके चलता हूं, 3 बकेट ले लिए मैंने और तीनों में एक ही जैसे लिक्विड डाल दिया, ठीक है। और ये 3 केस ऐसे कर करे। अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने बॉडी को 3 अलग अलग बॉडी ली और मैंने सबको बॉडी के अंदर ऐसे डाला, अब वो पानी अंदर मैंने पकड़ रखी है ऐसे, तो यहां पे वेट लग रहा होगा और यहां अपथ्रस्ट लग रही होगी, ये हम सभी जानते हैं। अभी क्या हो रहा है, एक केस में बॉडी ऐसी आके रुक गई, मतलब नीचे गई, नीचे थी पूरी पड़ी हुई जैसे ये है वैसे, और एक केस में वो बॉडी ऐसे आके रुक गई, और एक केस में बॉडी कुछ ही पानी में है कुछ बाहर है, ठीक है, कुछ ऐसा केस है। तो ऐसा हुआ क्यों? इस केस में अगर वेट ज्यादा होगा अपथ्रस्ट से तो बॉडी ऑब्वियसली नीचे ही जाएगी, क्योंकि वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट कम है। हाँ, उसे वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा पानी के अंदर, बट इमेजिन दैट अगर ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन अभी भी नेट नीचे लग रहा है, तो वेट बॉडी नीचे। तो ये वाला केस जब होगा जब अपथ्रस्ट और वेट ज्यादा होगा अपथ्रस्ट से। ये वाला केस तब होता है जिसे हम टोटल इमर्जन बोलते हैं या फुल तरीके से फ्लोटेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बेसिस पे, जब ये वेट और अपथ्रस्ट क्या हो जाता है बराबर। तो जितना पानी में गई है बॉडी, यानी पूरी तरीके से पानी में गई है, और वेट बराबर, तो दोनों जब अगर बराबर होंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए वो पानी में बिल्कुल सतह पे टंगी हुई है। दैट इज नोन एज योर वेट और अपथ्रस्ट, ठीक है। इस वाले केस में अब खुद ही आइडिया लगा लो, ये ऊपर है तो क्या होगा, अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट। अब इस तभी अटकी क्यों हुई है उसका मैं रीजन बताता हूं। एक्चुअल में आपने आर्किमिडीज में एक वर्ड पढ़ा था, पार्शली इमर्स्ड। पार्शली इमर्स्ड इसे कहते हैं कि कुछ पानी में डूबा हुआ पार्ट है। अब इमेजिन दैट कि कुछ पानी में जो डूबा हुआ पार्ट है उसने कुछ पानी को हटाया होगा। पानी में जो डूबा हुआ या लिक्विड में जो डूबा हुआ पार्ट है उसने पानी को हटाया होगा, यानी वॉल्यूम वहां से भी आई होगी। अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा, जो कि इसके पूरे वेट के बराबर है। समझो कि जो चीज आपने डाली उस थोड़ी से ही इतना पानी डिस्प्लेस या इतना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया कि उससे बांधने वाला अपथ्रस्ट इतना ज्यादा है कि उसने इस टोटल वेट को ही बैलेंस कर लिया। मतलब चाहे कुछ भी डालो तो आप पानी तो लिक्विड तो डिस्प्लेस होगा ही होगा, वो लिक्विड का जो वेट है वो इस टोटल बॉडी के वेट के बराबर ही हो गया। अभी थोड़ा डालने पे अगर मैं पूरा डाल दूंगा तो अपथ्रस्ट सोचो कितनी ज्यादा हो जाएगी इसके वेट से। तो अगर मैं अंदर पे घुसेड़ूंगा तो अपथ्रस्ट ज्यादा है तो वो सब बॉडी को ऊपर ही फेंकेगी। कभी कॉर्क को लेके या जो कोई भी हल्की चीजें बॉल को लेकर, प्लास्टिक बॉल को पानी के अंदर डालो तो देखोगे थोड़ी देर में वो ऐसे आकर भट ऊपर से कूदेगी, ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है भाई, ऐसा क्या हो रहा है? तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अपथ्रस्ट जो है, जो अपथ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा। तो तुम देखोगे बॉल आधी थोड़ी सी नीचे पार्ट डूबा होगा, ऊपर पार्ट सारा बना होगा। यही रीजन है आइसबर्ग का, जो कि पानी में तैरते हैं बट थोड़ा सा टिप ऊपर रहते हैं। क्यों टिप ऊपर रहते हैं? क्योंकि जितना पानी का वेट, जितना जो वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग नीचे है और उससे जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उससे लगने वाला अपथ्रस्ट पूरे आइसबर्ग के वेट के बराबर ही हो जाता है। दोबारा सुनो, आइसबर्ग पूरा पानी में नहीं डूबता। पहली चीज, मतलब मान लो ये आइसबर्ग है तो ऐसा कुछ मान लेते हैं, या दोनों तरफ से मान लेते हैं, पहना कहोगे नीचे भारी हो गया, ऐसा कुछ आइसबर्ग है तो ये इतना रहेगा। तो क्या हो रहा है, इतना जो पानी में डिस्प्लेस, यानी इतने ने जो पानी डिस्प्लेस करा उसका, उस पानी का जो वेट है या उस लिक्विड का जो वेट है, जितना पार्ट ये पार्ट जो डूबा है पानी में, इससे लगने वाला जो वेट है वो टोटल वेट के बराबर है।
तो अगर दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वो बॉडी वहीं अटका रहेगा। वेट नीचे लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, और अपथ्रस्ट को कितना पार्ट लगा रहा होगा, अपथ्रस्ट कितना पार्ट लगा रहा होगा, सिर्फ जो पानी के अंदर डूबा हुआ पार्ट है, सिर्फ वो पार्ट अपथ्रस्ट लगा रहा हो। तो अगर ये दोनों वेट बराबर है तो वो अटक जाएगा। तो वही सेम चीज तो यहां भी हो रही है कि जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है उससे बनने वाला अपथ्रस्ट टोटल वेट को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। तो जब भी ऐसा चीज समझ में आए तो होता है। अब हीलियम का एक बैलून इमेजिन करो, हीलियम इज द वेरी लाइटेस्ट गैस। तो अगर उसका बैलून मैं भरता हूं तो कंपैरेटिवली इस हवा के मुकाबले, बिकॉज हवा इज अ फ्लूइड, तो वो भी आर्किमिडीज में था, फ्लूइड इज समथिंग विच फ्लोस, तो एयर फ्लोस, हवा चलती है ना, बहती है, तो इट फ्लोस। तो हीलियम के मॉलिक्यूल क्या है, हीलियम जब इस जगह में आया और इसने जगह घेरी तो उसने हवा को क्या करा, डिस्प्लेस करा। तो वही पानी जैसा तो हवा जितनी डिस्प्लेस हुई उतनी हवा का वजन उस पर अपथ्रस्ट लगाएगा, उतनी हवा का वजन उस पर अपथ्रस्ट लगाएगा। और वो इतना ज्यादा केस, यानी वो ये वाला केस है, वो इतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगाता है और हीलियम का वेट इतना नहीं होता तो वो उसको उड़ाता है। तो बैलून क्यों उड़ता है भैया, बैलून इसलिए उड़ता है कि हवा उस पे अपथ्रस्ट लगाती है। और देखो ध्यान से, अगर तुमने देखा तो वो ऊपर जाके अटक जाता है, बैलून ऊपर जाके अटक जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो हवा का वेट यानी बैलून का जो वेट है और वहां हवा से जो लगने वाला अपथ्रस्ट है, ये दोनों बैलेंस हो जाता है। अब तुम कहोगे वहां का अपथ्रस्ट और यहां के अपथ्रस्ट में क्यों अंतर है, क्योंकि एयर की डेंसिटी डिफरेंट है। यहां पे कुछ मिक्सचर्स ऑफ एयर जो है उसकी डेंसिटी समथिंग डिफरेंट है, और एल्टीट्यूड पे चले जाओ तो डिफरेंट है। इसलिए जब हिमालय और इन सब जगह पर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो एयर के मिक्सचर्स की वजह से डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, सो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं है। अब होपफुली ये चीज समझ में आई। मैं कोशिश कर रहा हूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग समथिंग। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, जब भी तो अटका हुआ है। अब वेट क्या है, ये वेट है आपका, ध्यान से सुन लो, ये है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर मान लो, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी आया था, ग्रेविटी आई थी और वॉल्यूम आई थी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर ही है। ठीक है, और वेट किसका, ये W क्या है, वेट। वेट किसके बेसिस पे होता है, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ होल, ये पूरे की वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, पूरे की वॉल्यूम है। अब ध्यान से देखना, ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है नहीं, गुड। अब डेंसिटी ऑफ वाटर मैं यहां रख रहा हूं इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर में भी यहां रख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ आइस यहां रख रहा हूं और वॉल्यूम ऑफ यहां रख रहा हूं। वॉल्यूम का अगर बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, रिमेंबर। सो अभी अगर मैं पूरे की वॉल्यूम की बात करूं, पूरे की वॉल्यूम की बात करूं तो एरिया ऑफ बेस तो दोनों के लिए सेम होगा। जब हम बॉडी की बात करेंगे तो हाइट यहां से लेके इसके टिप से लेके यानी बॉटम टिप से लेके अपर हाइट, तो कैपिटल एच ले लूं। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, डेंसिटी ऑफ आइस के साथ एरिया और कैपिटल एच, ये वो एच है जो पानी में और पानी के अंदर और पूरा आइसबर्ग है की हाइट है, और यहां पे एरिया और ये एच वो हाइट है जो पानी में डूबी हुई है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, तो एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर लूं, ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ आइस इक्वल्स टू एच अपॉन स्मॉल एच। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर मैं, इसलिए क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होता है कंपेरेटिव डेंसिटी ऑफ आइस के, इसलिए हमेशा एक टिप ऊपर दिखती है पानी के। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए कैपिटल हाइट बड़ी होगी और स्मॉल हाइट छोटी होगी। तो ये रेशियो है, मतलब तुम देख सकते हो कि भाई कितना आइसबर्ग पानी के बाहर होगा। अगर तुम यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर डाल दो, डेंसिटी ऑफ आइस डाल दो, दोनों के अगर वैल्यूज डाल दो तो जो रेशियो निकल के आएगा तो आप उससे निकाल सकते हैं हाइट और वो। मे भी शायद आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, तो एक बार यू करके ही देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ, मैं भी ये रख कर दूं, नोट कर लिया होगा तो यहां पे अगर मैं डेंसिटी ऑफ आइस बोलूं दैट इज 0. डेंसिटी ऑफ वाटर हम ऑलमोस्ट 1 मान लेते हैं ग्राम में, और आइस की है 0.92, तो H अपॉन स्मॉल h। तो अभी मैं इसके बेसिस पे निकाल देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.92। ठीक है, तो ये आ रहा है
फ्रैक्शन या 100/92 इक्वल्स टू H/H। अभी मैं फिलहाल के लिए इतना समझा देता हूं। तो इसको समझो, अगर 100 सेंटीमीटर का आइसबर्ग है तो 92 सेंटीमीटर नीचे रहेगा और 8 सेंटीमीटर, 8 रहेगा ना, 8 सेंटीमीटर ऊपर होगा। तो होपफुली समझ में आएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। इनको पॉज करो, लिखो। अब हम जो करने वाले हैं वो करने, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन था। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या कहता है कि वो दोनों वेट अगर बराबर है तो बॉडी बैलेंस करेगा। अब थोड़ा सा ये, अब थोड़ा सा अगर ज्यादा भी है वेट ऑफ बॉडी तो भी वो फ्लोट करेगा, बट पूरी तरीके से इमर्ज नहीं होगा, थोड़ा पार्ट इमर्ज होगा, क्योंकि जितना पार्ट इमर्ज है उसने इतना अपथ्रस्ट बना दिया जो वेट को बैलेंस कर रहा है। और अगर वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से तो भाई वो तो सिंक करेगी। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के केस में ये दोनों आ जाते हैं कि भाई अगर वेट और अपथ्रस्ट बराबर है तो वो ऐसे सरफेस के साथ टच होकर फ्लोट करेगा, और अगर वेट अप इतना इमर्ज पार्ट ही काफी है तो यानी अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर पूरी तरीके से इमर्ज करेंगे तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा से, तो इमर्ज पार्ट इतना अपथ्रस्ट प्रोड्यूस कर देता है जो अभी वेट कर। तो अगर मैं ये कंडीशन बोलूं कि ये कंडीशन कब की होगी कि जब अभी यहां क्या हुआ, अपथ्रस्ट और वेट बराबर है। अब तुम कहोगे वेट और अपथ्रस्ट बराबर कर दी, यहां तो अपने ज्यादा कर दी। नहीं, जब पानी के अंदर डाल दूंगा तब उस वक्त में इतना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा कि वो उसको ऊपर ढकेलेगा। जैसे मैंने भी बताया, प्लास्टिक की बॉल को पानी के अंदर डाल दो, तो उस केस की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो ऐसे आके ऊपर बैलेंस सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो यही केस है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि जब अपथ्रस्ट और वेट ऑफ अ लिक्विड बराबर हो जाए, वेट ऑफ अ बॉडी और अपथ्रस्ट, यानी अपथ्रस्ट क्या था, वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बराबर हो जाए तो बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिससे बेसिस पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। एन इरेगुलर शेप बॉडी ऑफ मास 250, ठीक है। मास तो ऑलरेडी गिवन है तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ बॉडी कितना है, 250 ग्राम। इस पुट इन अ यूरेका कैन इन अ वाटर डिस्प्लेस, ऑब्वियसली मैंने बताया था जब उसमें डालोगे तो वाटर डिस्प्लेस होगा। मेजरिंग सिलेंडर जो उसके बगल में मेजरिंग सिलेंडर, उसमें ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर पानी पड़ा हुआ है, बट जब उसमें डाला तो लेवल, वाटर ऑफ लेवल रेज होगा, क्योंकि जैसे ही आपने इमेजिन करना है आपको, ये यूरेका कैन आपको याद होगा, मैंने भी डायग्राम बनाया भी था, ठीक है। ये मेजरिंग सिलेंडर है। अभी यहां पे ऑलरेडी पानी 20 सेंटीमीटर क्यूब पे है, ठीक है, और ये पूरा भरा हुआ है। जैसे ही आपने स्टोन डाला, मान लो ये स्टोन डाला, ये पानी छिपाक मार के 60 पे आ गया, ठीक है, 60 सेंटीमीटर क्यूब पे आ गया। तो पहले वो 20 था, 60 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल या फाइनल मार्क ऑफ लिक्विड इन मेजरिंग सिलेंडर इक्वल टू माइनस इनिशियल मार्क ऑफ लिक्विड इन मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है भैया। इतनी बात समझ, ये कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपने समझाने के लिए स्टेटमेंट लिखा, तो 60 माइनस 20 दैट मींस 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो समझने वाली बात है वो कह रहा है डेंसिटी निकालो। तो देखो सीजीएस में, सीजीएस बहुत सिंपल है, मैं पहले सीजीएस निकाल के काम खत्म करता हूं, फिर हम एसआई के लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। मास कितना है मेरा, मास है 250 अपॉन 40, तो 0 से 0 कट गया। चाहो काटना काट दो, तो 4 4 16, नहीं 4 6 24.1 बचेगा 0, तो 4 2 8, 2 बचा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हो, और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस वाला पर, वो भी सही है, दोनों यूनिट सही है। इतनी बात समझे। अब इसको नोट कर लो फटाफट, ओके, होपफुली नोट कर लिया होगा। अगर इसके बाद करना है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा, मैं डायग्राम हटा रहा हूं ये वाला। सबसे पहले तो इधर आपको 250 डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज केजी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो भी बताऊंगा, ठीक। अब फिर ये 40 सेंटीमीटर, तो भैया मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अपॉन 100 मीटर होते नहीं होते हैं, सही है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में
तो क्यूब कैसे आया होगा, यहां पे भी क्यूब करा होगा और यहां पे भी क्यूब करा होगा, जब तो आया होगा क्यूब। तो यहां तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, जब 1 का क्यूब 1 ही होता है, बस यहां पे कितना हुआ 200 इंटू 100 इंटू 100 और यहां सेंटीमीटर क्यूब, यहां मीटर क्यूब सॉरी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁶ मीटर क्यूब। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? यानी अगर सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁶ से डिवाइड करना होगा। तो यहां पे कर दो भैया, 10⁶ से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब ये मीटर क्यूब हो गया। अच्छा जी, ये सब बात समझ में आ गई आपको, आई या नहीं है? तो अब आपके पास मास भी है, डेंसिटी भी है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 250 अपॉन 1000, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 40 अपॉन 10⁶, यानी खोल के लिखना मांगू तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब मैं इसका जरा थोड़ा एक अरेंजमेंट करता हूं, जो डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर हो तो नीचे आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर तो वो न्यूमरेटर में जाता है। तो 250 अपॉन 40 तो ऐसे ही रहेगा, ये 10,000 ऊपर चला गया और 10,000 वन लैख और ये 1000, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये ऐसा मैंने क्यों करके दिखाया, ये मैंने इसलिए करा कि कभी भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपको डायरेक्ट चेंज करना है किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में, तो आप कुछ मत करो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डायरेक्ट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी है, यानी सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 2 है ना, 4 2 8, बचेंगे 2 5 0, 25 25 6 25 और एक 0 का 0 आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। वो आप अपॉन में भी लिख सकते हो। तो होपफुली समझ में आया। अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बट समझाने के लिए मैंने पूरा करा है कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को केजी मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये तो पूरा है ही समझाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आप सभी को पता है यह आप ही का चैनल है, आप बच्चों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनके बहुत फायदा हो, ठीक है। कभी कभार क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो उनको प्रॉब्लम होती होगी, या कभी कभार क्लास मिस हो जाती हो कोई फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं भाई कई जगह पे फैमिलीज में बहुत अनवांटेड चीजें हो रही हैं, कहीं डेथ हो जाती है, कहीं किसी की तबीयत बहुत सीरियस है। सो मैं जानता हूँ पढ़ाई में लॉस हो रहा होगा, तो बट दिस इज योर फेसबुक यूट्यूब कंटेंट विच इज ऑल सिक्योर। आप जब चाहो जब देख सकते हो, रिवाइज करना चाहो जब कर सकते हो। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनकी पढ़ाई में, एजुकेशन में कोई लॉस ना हो, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू बच्चों, खूब मन लगा के पढ़ो। थैंक यू।